बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लासिया या हाइपरट्रोफी। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसके कोजेज, इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं वो, और इसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। डेफिनेशन: नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सेल। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो उसकी सेल होती है, उसके अंदर नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाना, मतलब बिनाइन जो ग्रोथ होती है वो हो जाना, तो उसे बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। जो ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, यूरिथ्रा होता है उसके दोनों तरफ, इस तरीके से होती है ब्लैडर के नीचे। तो ये क्या होती है, यूरिथ्रा के दोनों तरफ होती है। BPH इज द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ड्यू टू हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया ऑफ द नॉर्मल प्रोस्टेट सेल। BPH क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लासिया के कारण उसका जो एनलार्जमेंट होता है वो हो जाता है BPH में। मतलब कि हाइपरट्रोफी नहीं, या तो सेल का साइज, जो सेल होती है उसकी साइज बढ़ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और या फिर उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और उसी नंबर में ग्रोथ हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्स्ट्रिक्ट द यूरिथ्रा विच विल कोज लोअर UTI। जो ये एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये यूरिथ्रा होता है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे नॉर्मल ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें हाइपरट्रोफी हुई तो इससे क्या होगा, ये जो ये यूरिथ्रा है ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, और इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और लोअर UTI हो सकता है, मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ होता है, ये होता है ब्लैडर और यूरिथ्रा के अंदर। इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, ये तो एक्सट्रीम एज पर होता है ये, मतलब एक्सट्रीम नहीं, मोर देन 50 ईयर्स एज में होता है, स्मोकिंग करने वालों में ज़्यादा होता है, और ग्रेटर प्रोटीन होते हैं जिसके डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें होता है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में होता है, मतलब लेक ऑफ एक्सरसाइज वाली जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें ज़्यादा होता है। साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं इसमें डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ यूरिन। तो अर्ली सिम्टम्स होता है इसमें क्या होता है कि यूरिन होता है उसकी जो स्ट्रीम होती है ना, जो यूरिन की जो धारा होती है उसके अंदर फोर्स कम हो जाता है, मतलब स्लोली आने लगता है यूरिन, धीरे धीरे आने लगता है, और यूरिन के जो यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का रिटेंशन होगा, मतलब यूरिन रुका रह जाएगा ब्लैडर के अंदर, और अर्जेंसी होगी, मतलब उसको अब एक्सक्रीट आउट करने की अर्जेंसी फील होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इंक्रीज, जो यूरिन को वॉइड करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी या मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, और यूरिन को ड्रिबलिंग हो जाएगी, मतलब टपक टपक कर यूरिन आएगा। यूरिन UTI हो सकता है, लोअर UTI मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और रीनल कैलिकुलाई मतलब किडनी स्टोन हो सकता है। एजोटीमिया हो सकता है, इसके अंदर AZ होता है, जेड आएगा यहाँ पे। एजोटीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं एजोटीमिया। नोक्च्यूरिया हो सकता है, अर्थात इसमें क्या होता है कि जो रात होती है उसके अंदर टॉयलेट ज़्यादा लगता है। एबनॉर्मल स्ट्रेनिंग हो सकती है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जो मसल्स होती है उस पर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ सकता है, स्ट्रेनिंग ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर पेल्विक के अंदर ही होता है, और वो डिस्टेंशन होगा तो उसके अंदर डिस्कम्फर्ट होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं इसके, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर क्या करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब रेक्टम के थ्रू फिजिशियन क्या करता है, रेक्टम के थ्रू अपनी उंगली इंसर्ट करता है किसके अंदर, जो रेक्टम होती है ना एनस के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये जो एनलार्ज होती है इसका पता लग जाता है, ये फील हो जाती है फिजिशियन को। USG कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अबनॉर्मलिटी होती है तब ब्लड के अंदर एंटर करता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट जब इन्फ्लामेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, या फिर BPH होता है, तब ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अपीयर हो जाता है। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इसमें ये दो तरह की ड्रग्स देते हैं। एल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, मतलब ये क्या करती है कि एग्जाम्पल टेम्सलोसिन। एल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या करती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी जो मसल्स होती है उसको रिलैक्स करती है, उससे क्या हो जाता है, यूरिथ्रा ब्लॉकेज में थोड़ा रिलीफ मिलता है।
और 5 एल्फा-रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, वे देते हैं इसके अंदर, जैसे फिनास्टेराइड देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं इसमें, सर्जिकल मैनेजमेंट TURP और TUIP करते हैं। और TURP में क्या होता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करता है कि जो ये कॉमन सर्जरी होती है BPH के लिए, कॉमन सर्जरी होती है BPH के लिए, और यूजेज इलेक्ट्रिक करंट और लेजर लाइट टू कट और रिमूव टिश्यू। इसमें क्या करते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका जो एक्सेस पार्ट है, बढ़ा हुआ पार्ट होता है, इसके क्या करते हैं, लेजर लाइट के थ्रू रिमूव कर देते हैं। दिस इज डन विद द एनेस्थीसिया एंड टूल कॉल्ड रेसेक्टोस्कोप इंसर्टेड थ्रू द पेनिस। इसको क्या करते हैं, पेनिस के थ्रू इंसर्ट करते हैं और यूरिथ्रा के अंदर ले जाकर उसमें जो वो होता है एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको निकाल लिया जाता है। द रिमूव टिश्यू इज प्लस्ड इनटू द ब्लैडर एंड आउट ऑफ द बॉडी विथ कैथेटर। जो जो रिमूव टिश्यू होता है उसको ब्लैडर के अंदर आउट कर दिया जाता है, या फिर उसको कैथेटर के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। TUIP ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में चीरा लगाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू वाइडन द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को वाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इफ़ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज स्मॉल बट मेजर ब्लॉकेज। इसमें क्या कहते हैं, जब प्रोस्टेट ग्लैंड ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो लेकिन मेजर ब्लॉकेज करती हो तो उसे इस कंडीशन में TUIP सर्जरी की जाती है। इन दिस सर्जन मेक स्मॉल कट इन टू द ब्लैडर नेक वेयर द यूरिथ्रा जॉइंस टू द ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट होती है, जो ब्लैडर की नेक होती है, जहाँ पर यूरिथ्रा ब्लैडर को जॉइन करता है वहाँ पर कट लगा देता है, ताकि जो यूरिथ्रा होता है वो उसके अंदर प्रेशर रिड्यूस हो जाए और वो थोड़ा वाइड हो जाए। दिस वाइड इन द यूरिथ्रा एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन ऑफ द प्रोस्टेट इन द यूरिथ्रा। इससे क्या होता है, जो यूरिथ्रा होता है वो वाइड हो जाता है थोड़ा, और जो प्रोस्टेट होती है उसका प्रेशर यूरिथ्रा के ऊपर कम हो जाता है। इसमें प्रोस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं। प्रोस्टेटेक्टोमी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है। वाटर वेपर थर्मल थेरेपी भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म वेपर्स डाली जाती है, जिससे क्या होता है, जो BPH का एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो नेक्रोसिस हो जाता है। और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि नर्स का क्या क्या रोल होता है। क्लोजली मॉनिटर फॉर यूरिन आउटपुट। इनिशियली कलर ऑफ यूरिन कैन बी रेड और पिंक एंड ग्रेजुअली बिकम नॉर्मल आफ्टर सर्जरी। मतलब कि यूरिन आउटपुट होता है उसको क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि शुरू में क्या हो सकता है, यूरिन का कलर रेड या पिंक हो सकता है क्योंकि सर्जरी हुई है इसलिए। बाद में लेकिन ये नॉर्मल हो जाता है। इट में पास स्मॉल ब्लड क्लॉट इन द यूरिन फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए स्मॉल ब्लड क्लॉट भी आ सकती है यूरिन के अंदर, लेकिन यदि एक्टिव हेमरेज हो और लार्ज क्लॉट आ रही हो तो फिजिशियन को नोटिफाइड करना है। हेवी वेट लिफ्टिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर फ्यू वीक्स। कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए जो भारी वजन उठाना बंद कर देना है। कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन इज डन विथ 3-day कैथेटर फॉर 24 आवर्स। जो ब्लैडर इरिगेशन होती है वो किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो टिश्यू के टुकड़े गए थे उसको बाहर निकालने के लिए, और वो प्रॉपर प्लस आउट होता रहे। द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब उसकी जो कंसनट्रेशन है वो यूरिन या जो उसके समान होनी चाहिए। ब्लीडिंग इज कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर TURP ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन प्रोसीजर होता है, ये जो सर्जरी होती है इसके बाद में क्या होती है, ब्लीडिंग कॉमन होती है। तो इसे टू एंश्योर पेटेंसी ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर थ्रू कंटिन्यूसली ब्लड इरिगेशन इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव ब्लड क्लॉट। इसके बाद में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है, ब्लीडिंग नॉर्मल होती है तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके अंदर क्या करना है, ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए कंटिन्यूसली इरिगेशन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज इंक्रीजिंग एज। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या कोज की वजह से, जैसे कि एक्सट्रीम एज हो जाना यानी एज का बढ़ना, उससे क्या होता है एंजाइम एरोमेटेज एंड 5-डिटेक्टेज इंक्रीज इन एक्टिविटी। जो ये एंजाइम होते हैं एरोमेटेज और 5-डिटेक्टेज, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ DHT एंड एस्ट्रोजन। जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। और इसके लेवल बढ़ने से क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो इंक्रीज साइज, मतलब उसकी साइज इंक्रीज हो सकती है। इसमें हाइपरप्लासिया हो सकता है, और इसे क्या बोलते हैं BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया।